तुम्हें पता चलता है कि इस दुनिया में अब जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। हर तरह के ट्रांसमिग्रेटर्स, रीइनकार्नेटर्स और स्ट्रेटेजिस्ट्स एक एक करके तुम्हारे शरीर पर कब्जा करते रहे। वो सब कुत्तों की तरह उन तथाकथित हेरोइंस के पीछे भागते रहे, बस उनकी एक नजर या जरा सी दया पाने के लिए। तुम बस ठंडी सांस लेकर सिर हिलाते हो। इन लोगों को अपनी औकात ही नहीं पता। किसी के सामने पालतू कुत्ता बनकर जीने से बेहतर है खुद सबसे ऊपर बैठो और कुत्तों को ट्रेन करो। तुम्हारी आंखों के सामने एक और ट्रांसमिग्रेटर मिटा दिया गया। तुम मुस्कुराते हुए घमंड से बोले, शर्त लगाओगे? मुझे वापस भेज दो। सिर्फ 3 महीने में मैं सभी टारगेट्स को दीवाना बना दूंगा। घमंडी इंसान, तुम तो बस एक चींटी हो। तुम ठंडी हंसी हंसे, लेकिन जिन 10 सेवियर्स को तुमने बड़ी मेहनत से चुना था वो तो उनकी आस्तीन तक छू नहीं पाए। कुछ देर की खामोशी के बाद सिस्टम ने आखिरकार हामी भर दी। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे होंगे। अगर पहला मिशन फेल हुआ तो तुम्हें उन सबसे 10 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। डील। सफेद रोशनी की तेज चमक के बाद तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हो। तुम एक बड़े से बिस्तर पर लेटे हुए थे। तुम उठकर आईने के सामने पहुंचे। आईने में दिख रहा लड़का बहुत पीला पड़ चुका था। उसकी कलाई पर अब भी पुराने ट्रांसमाइग्रेटर के छोड़े हुए कट के निशान मौजूद थे। सिर्फ उन लड़कियों के लिए अपनी कलाई काट ली। सच में इन लोगों को अपने शरीर की कोई कद्र ही नहीं थी। यंग मास्टर, फैमिली हेड आपको बुला रहे हैं। बटर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। हजारों ओरिगामी क्रेन्स से भरा कांच का जार धड़ाम से फूट गया। ये भी किसी पुराने ट्रांसमिग्रेटर की हरकत थी। उन लड़कियों को खुश करने के लिए उसने एक एक करके हजारों ओरिगामी क्रेन्स बनाए थे। तुम आराम से घूमती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़े। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर पैर रखते हुए तुम सीधे नीचे उतर गए। डाइनिंग रूम में फादर चिन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रहे थे। उन्होंने एक बार भी सिर उठाकर तुम्हारी तरफ नहीं देखा। उनके लिए अचानक निकम्मा बन चुका बेटा अब कोई मायने नहीं रखता था। सुना है आप मुझे स्कूल से विड्रॉ करवाना चाहते हैं। मॉरिस एकेडमी पूरे ल्यू की सबसे बड़ी पावर और वेल्थ की एकेडमी थी। यहाँ से ग्रेजुएशन करने वाले लोग पूरे कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी अपने हाथ में रखते थे। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ से निकाल दिया जाए तो उसका मतलब था उसे पूरी चिन फैमिली ने त्याग दिया है। क्लास सी, लास्ट रैंक। बोर्ड का फैसला हो चुका है। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगले मंथली एग्जाम में मैं फिर से अपनी पोजीशन वापस ले लूंगा। मैं तैंग ची को हरा दूंगा। फादर चिन के हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर हल्का सा कांप गया। सामने खड़े लड़के की मौजूदगी उन्हें बहुत जानी पहचानी लगी। उनकी आवाज में और पहली बार झिझक थी। क्या तुम सच में जी बस इस आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। अगर मैं फेल हुआ तो मैं खुद इनहेरिटेंस, शेयर्स सब कुछ छोड़ दूंगा और आज के बाद चिन फैमिली से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। फादर चिन इस काफी देर तक तुम्हें देखते रहे। आखिर में उन्होंने बस एक भारी सांस छोड़ी। एक टॉप स्पोर्ट्स कार धीरे से मॉरिस एकेडमी के सामने आकर रुकी। तुमने कार का डोर खोला और एकेडमी के एंट्रेंस पर खड़े विशाल स्कूल मोटो स्टोन को देखा। 3 साल पहले यही एकेडमी तुम्हारी वजह से चमकती थी और इस पत्थर पर लिखा स्कूल मोटो तुमने अपने हाथों से उकेरा था। अरे ये कौन है? ये तो यंग मास्टर चिन है। लड़का हाथ में पेन घुमाते हुए तुम्हारी पीठ पर चुभाने लगा। सुना है पिछले हफ्ते तुम लू फैमिली की डिनर पार्टी में घुस गए थे। फिर सिस्टर लू के बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें कूड़े की तरह स्विमिंग पूल में फेंक दिया। कैसा लगा था? ओह हाँ, ये भी सुना है तुमने मिनिस्टर सू के पियानो को छू लिया था। फिर उन्होंने तुम्हें और पियानो दोनों को बाहर फेंकवा दिया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंज उठी। फर्स्ट स्टेज मिशन। किसी भी टारगेट की इमोशनल फ्लक्चुएशन वैल्यू 50 तक पहुंचानी होगी। सुनुन यनशु, सू फैमिली का उत्तराधिकारी, 8 सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक, पूरे एक कॉन्टिनेंट का सबसे युवा म्यूजिक सेंट और म्यूजिक का सबसे बड़ा दीवाना। मिशन टाइम रिमेनिंग 47 घंटे 59 मिनट। तुम्हारी आंखों में मजाक उड़ाने वाली मुस्कान चमक उठी। पियानो रूम में लेटने पर जिसे बाहर फेंकवा दिया गया था उसे जीतने के लिए चुना है। सच में ये लोग बेकार तो हैं, लेकिन तुम भी उन्हीं जैसे हो या नहीं ये अब भी साबित होना बाकी है। चारों तरफ तेज ठहाके गूंज उठे। तुम हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन तुम्हारी आंखों में जरा भी मुस्कान नहीं थी। स्नैप! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। घुंघराले बालों वाला लड़का अपना गाल पकड़कर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। तुमने अपना हाथ झाड़ते हुए कहा, बहुत बदसूरत हो, जैसे हाथ से धूल झाड़ रहे हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? वो लड़का गुस्से से कांपने लगा। क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी 3 साल पहले वाले चिन फैन हो? अब तुम बस चिन फैमिली का छोड़ा हुआ एक बेकार कूड़ा हो। वो गुर्राते हुए सीधे तुम्हारी तरफ झपटा। तुमने बस हल्का सा कदम पीछे खिसकाया। वो अपना बैलेंस खो बैठा और जमीन पर जा गिरा। 2 चारों तरफ खड़े स्टूडेंट्स एक साथ हैरानी से सांस खींचने लगे। क्या ये वही कमजोर चिन फैन है जिसका सबके सामने मजाक उड़ाया जाता था? तुम हल्का सा झुके। जमीन पर पड़े लड़के की कॉलर पकड़कर उसे जबरदस्ती ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। तुमने मेरे कीमती 3 मिनट बर्बाद कर दिए। अब बताओ उसकी भरपाई कैसे करोगे? बस अब बहुत हो गया। उसी समय पहाड़ों के झरने जैसी ठंडी और साफ आवाज गूंजी। निंग बिंग कुछ ही कदम दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा और बेपरवाह भाव था। वो स्टूडेंट काउंसिल का डिसिप्लिन मिनिस्टर था। उसकी छाती पर लगा आयरिस बैज और भी ज्यादा ठंडा दिखाई दे रहा था। टारगेट निंग बिंग, इनिशियल फेवरेबिलिटी डिटेक्टेड। उसकी लंबी उंगलियां तुम्हारी मोटी डिसिप्लिन फाइल पलट रही थी। तुमने आराम से अपने हाथ बांध लिए और बिल्कुल बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तुम्हारी सीधी नजर महसूस होते ही चश्मे के पीछे छिपी उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। कैंपस ऑर्डर बिगाड़ने की ये तुम्हारी 13वीं गलती है और ये 5वीं वायलेंट फाइट। उसने पेन निकाला और डिसिप्लिन नोटिस पर तेजी से अपना साइन कर दिया। स्टूडेंट चिन, स्कूल रूल्स के मुताबिक स्टूडेंट काउंसिल को तुम्हें एक्सपेल करने का पूरा अधिकार है। वाह कितने निष्पक्ष हो मिस्टर मिनिस्टर। ये कहते हुए तुम एक कदम आगे बढ़ गए। तुम्हारी उंगलियां धीरे से उसकी बिल्कुल साफ सुथरी यूनिफॉर्म को छू गई। फिर उसके कॉलर के नीचे कॉलर बोन के पास बहुत हल्के से गोल घुमाने लगी। ठीक उसी जगह जहां असली निंग बिंग ने
पहले तुम्हारे दांतों का हल्का निशान छोड़ा था। जैसे ही वो तुम्हारा हाथ हटाने वाला था, अचानक एक ठंडी तेज सीडर फ्रेग्रेंस उसकी सांसों में भर गई। उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। ये खुशबू सिर्फ तुम्हारी थी, असली तुम्हारी। चारों तरफ खड़े स्टूडेंट्स फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे उन्होंने कोई नामुमकिन चीज देख ली हो। निंग बिंग अचानक होश में लौटा। उसने नीचे देखा। अगले ही पल उसने तुम्हारी कलाई जोर से पकड़ ली और तुम्हें सीधे ठंडी सुनहरी दीवार से दबा दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी कि सिर्फ तुम दोनों ही सुन सकते थे। तुम इस खुशबू वाले परफ्यूम के लायक नहीं हो। अभी इसी वक्त अपनी जेड क्लास में वापस जाओ। अगर दोबारा मैंने तुम्हें इसी खुशबू में देखा तो मैं खुद तुम्हें एकेडमी से बाहर फेंक दूंगा। निंग बिंग फेवरेबिलिटी -80। लेकिन तुम्हें जरा भी घबराहट नहीं हुई, बल्कि तुम और भी खुश हो गए। जितनी कम फेवरेबिलिटी होगी उतनी ही अच्छी बात है। इसका मतलब वो उन ट्रांसमाइग्रेटर्स से बेहद नफरत करता है जिन्होंने उसके शरीर पर कब्जा किया था। जैसे ही तुम जेड क्लास के क्लासरूम में दाखिल हुए, पूरा क्लासरूम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। और सुबह स्कूल गेट पर जो हुआ था उसकी खबर पूरे एकेडमी में फैल चुकी थी। हर तरफ से अलग अलग नजरें तुम्हारी तरफ उठी, नफरत, तिरस्कार और जिज्ञासा। लेकिन तुमने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधे अपनी आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए। क्या एक्टिंग कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो? असल में तू तो बस एक्सपेल होने वाला निकम्मा है। क्लास मॉनिटर जांग लेई ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। वो सुबह पिटने वाले कर्ली हेयर लड़के लीवे की चाहने वालों में से एक थे। तुम और खूबसूरत, तुम अचानक रुक गए, धीरे धीरे पीछे मुड़े। सिर्फ एक नजर और जांग लेई की पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। नहीं, मैं इस निकम्मे से डर नहीं सकती। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने अपनी आवाज और ऊंची कर दी, जैसे अपने डर को छिपाना चाहती हो। दिन भर हंस की चाह रखने वाला मेंढक हर वक्त उन लड़कियों के पीछे पूंछ हिलाता फिरता है। उनकी नजरों में तू जोकर बनने लायक भी नहीं है। स्विश, एक पे सीधे जाकर उसके सिर के पीछे वाली दीवार में धंस गया। उसकी कनपटी से आधा इंच भी दूर नहीं था। पूरा क्लासरूम फिर से शांत हो गया। तुमने एक हाथ से अपनी ठोड़ी टिकाई और दूसरे हाथ से एक और पेन घुमाने लगे। सॉरी, हाथ फिसल गया, कोई बात नहीं। क्लासमेट चिन। उसी समय स्कूल बेल बज उठी। ये छोटा सा तमाशा यहीं खत्म हो गया। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की क्लास थी। लेक्चर देने वाले 60 साल से भी ज्यादा उम्र के प्रोफेसर थे। सब लोग पिछली क्लास का होमवर्क जमा करो। असल में ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि क्लास सी के स्टूडेंट्स से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। असाइनमेंट्स एक एक करके जमा होने लगे। प्रोफेसर बस सरसरी नजर डालते जा रहे थे। जो कुछ भी लिखा गया था उस क्लास एस के लेवल से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। यह असाइनमेंट चेयरमैन चुयू ने खुद दिया था। मकसद था चू फैमिली के कॉन्टिनेंट सी एक्विजिशन प्लान को बेहतर बनाना। लेकिन स्टूडेंट्स ने जो रिपोर्ट लिखी थी वो चुयू के ओरिजिनल प्लान के आसपास भी नहीं थी। फिर भी प्रोफेसर ने सिर हिलाया। मुझे मानना पड़ेगा, चुयू मेरी पूरी टीचिंग लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा जीनियस है और पहला जीनियस। ये कहते हुए उन्होंने क्लासरूम के कोने में बैठे तुम्हारी तरफ देखा। तुम अब भी अपना होमवर्क पूरा करने में लगे थे। प्रोफेसर की आंखों में अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। स्टूडेंट चिन, फाइनेंशियल टैलेंट के मामले में तुमसे बड़ा जीनियस मैंने आज तक नहीं देखा। सिर्फ 18 साल की उम्र में तुमने डूबती हुई चिन फैमिली को उठाकर 8 कॉन्ग्लोमरेट्स के नीचे टॉप 4 फैमिलीज में पहुंचा दिया। 18 साल की उम्र में तुम्हारी लिखी एक्विजिशन रिपोर्ट आज भी बिजनेस वर्ल्ड में रेफरेंस मटेरियल की तरह पढ़ाई जाती है। लेकिन इतना बड़ा जीनियस स्टूडेंट चिन, क्या इस बार भी तुम होमवर्क जमा नहीं करोगे? तुमने सिर तक नहीं उठाया। तुम्हारी नजरें कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ओनरशिप चार्ट्स पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। तीन तुम्हारी नजरें तेजी से फाइनेंशियल डेटा पर दौड़ रही थी। तुम्हारे लिखने की स्पीड इतनी तेज थी कि किसी की आंखें भी उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। प्रोफेसर तुम्हारे इस लापरवाह रवैये से नाराज हो गए। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पोडियम से नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे पास पहुंचे, अचानक रुक गए। तुमने पेन नीचे रखा और उंगलियों से वो रिपोर्ट धीरे से उनकी तरफ सरका दी। प्रोफेसर ने सिर झुकाकर रिपोर्ट देखी। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गई। पूरी रिपोर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास, कैलकुलेशंस और एरोज से भरी हुई थी। उन सभी का निशाना मर्जर प्लान की सबसे छिपी हुई कमजोरी पर था। एक ऐसी फेटल ट्रैप जिसे चुयोयू तक नहीं देख पाया था। लेकिन तुमने सिर्फ उसे ढूंढा ही नहीं, बल्कि रेड पेन से एक लाइन और लिख दी थी। रिवर्स शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज 15:1, स्टैटिक स्पेस 300%। ये होमवर्क नहीं था, ये सीधी धमकी थी। अगर चू फैमिली इसी प्लान के साथ मर्जर आगे बढ़ाती तो उन्हें इतना बड़ा नुकसान होता जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। प्रोफेसर के हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। उन्होंने अचानक सिर उठाकर तुम्हें देखा। ये आखिर कैसे मुमकिन है? तुम आखिर हो कौन? तुमने आलस से अपनी आंखें उठाई। प्रोफेसर, क्या आपको लगता है मेरे सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है? पूरा क्लासरूम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हर स्टूडेंट सांस रोक कर खड़ा था। यहाँ तक कि जेंग लिली ने भी अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसे डर था। आखिर उस रिपोर्ट का मतलब क्या था? मतलब सिर्फ एक क्लास पीरियड में नहीं, पूरी क्लास खत्म होने से पहले ही तुमने चू फैमिली के सालों की मेहनत से बने मर्जर प्लान को तबाह कर दिया था। प्रोफेसर का चेहरा बार बार बदल रहा था। उन्होंने बहुत सावधानी से वो रिपोर्ट मोड़ी। उनकी आवाज भर्रा गई। मैं ये रिपोर्ट खुद चेयरमैन चू को दूंगा। तुम हल्का सा मुस्कुराए। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में एक असिस्टेंट रिपोर्ट्स का मोटा ढेर टेबल पर रख गया। चेयरमैन चू, ये क्लास सी से लेकर क्लास जी तक सभी रिपोर्ट्स। चू यूयू ने सिर तक नहीं उठाया। उसकी पूरी नजर अपने फाइनेंशियल मॉडल पर थी। क्लास सी से क्लास जी तक की रिपोर्ट्स उसके लिए सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बार बार उठ रही थी। हालांकि ये बाकी सभी रिपोर्ट्स उसे यही बता रही थी कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। चू फैमिली का विशाल जहाज अपने तय रास्ते पर आराम से आगे बढ़ रहा था। तभी प्रोफेसर दरवाजा धक्का देकर सीधे ऑफिस के अंदर घुस आए। इतनी जल्दी में कि नॉक करना भी भूल गए। चेयरमैन चू, आपको ये रिपोर्ट अभी देखनी होगी। प्रोफेसर की आवाज हल्के हल्के कांप रही थी। चू योयू की उंगलियां एक पल के लिए रुक गई। उसने वो पतली सी रिपोर्ट उठाई। जैसे ही उसकी नजर उस रिपोर्ट पर पड़ी, इस पूरा कमरा जैसे जम गया। रिपोर्ट में लिखी हर कैलकुलेशन, हर डिडक्शन उसके सबसे परफेक्ट प्लान को छुरी की तरह चीर रही थी। प्रोफेसर ने धीरे से कहा, ये रिपोर्ट क्लास सी के चिन फैन ने लिखी है। चू योयू कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। ये नाम
वो कभी भूल ही नहीं सकता था। 3 साल पहले उस कुर्सी पर तुम बैठते थे जहां आज वो बैठा था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया। तुम आसमान से गिरकर सीधे जमीन पर आ गिरे। जिस इंसान को वो कभी हराना चाहता था, वही धीरे धीरे उसकी नजरों में सबसे नफरत के लायक इंसान बन गया। ये रिपोर्ट तो क्या, इन 3 सालों से तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, ऊपर से शांत, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। स्कूल की छुट्टी की बेल बज गई, स्टूडेंट काउंसिल का बैज लगा, एक एग्जीक्यूटिव सीधे जेड क्लास में दाखिल हुआ। वो बिना कहीं रुके सीधे तुम्हारी सीट तक आया। स्टूडेंट चिन फैन, तुमने बस एक हल्की सी नजर उसकी तरफ डाली। जाकर चुयोयू से कह दो अगर उसे मुझसे मिलना है तो वो खुद आए। प्रेसिडेंट को खुद आना होगा। पूरा जेड क्लास एकदम खामोश हो गया। शाम ढल चुकी थी। तुम स्कूल गेट पर खड़ी रोकी, लेकिन बेहद शानदार ब्लैक लग्जरी कार की तरफ बढ़े। कार के अंदर चीफ बटर चून सम्मान से एक सफेद टॉवेल आगे बढ़ाता है। यंग मास्टर, पहले हाथ साफ कर लीजिए। फैमिली हेड और मिस चून हुआंग मेन रेसिडेंस में आपका इंतजार कर रहे हैं। बटलर ने इन 4 शब्दों पर जानबूझकर जोर दिया। वो तुम्हारी कजन थी और पिछले 3 सालों में धीरे धीरे तुम्हारी जगह ले चुकी थी। अब फैमिली की मंशा बिल्कुल साफ थी। मेन हॉल का माहौल बेहद भारी था। फादर चंद बोर्ड चेयरमैन की सीट पर बैठे थे। दोनों तरफ बोर्ड मेंबर्स बैठे थे। हर किसी की नजर में सवाल और शक था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान एक इंसान खींच रहा था। चुन हुआंग वो शांत चेहरे के साथ तुम्हें देख रही थी। तुम आ गए। फादर चुन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तुम हल्का सा मुस्कुराए और पूरे हॉल पर एक नजर डाली। लगता है सब लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। फादर चुन की आंखों में बेबसी की हल्की सी झलक थी। बोर्ड के फैसले के मुताबिक आज से फैमिली के अंदर तुम्हारे सारे अधिकार और जिम्मेदारियां अस्थायी तौर पर चुन हुआंग संभालेगी। फैमिली हेड होने के नाते फैमिली के ओवरऑल इंटरेस्ट के सामने पर्सनल इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। इन 3 सालों में तुम्हारी हरकतों की वजह से फैमिली ने बहुत कुछ खोया है। 1 महीने बाद फादर चुन की आवाज बिल्कुल सख्त हो गई। अगर मॉरिस एकेडमी के अगले मंथली एग्जाम में तुम टॉप 3 में नहीं आए तो चुन हुआंग आधिकारिक रूप से फैमिली की सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी। 4 तभी चुन हुआंग भी सही समय पर बोली। पिछले कुछ समय से तुम्हारे बार बार स्कूल में ऑर्डर बिगाड़ने की रिपोर्ट्स सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच चुकी हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो 1 महीने का एक्सटेंशन मांगा था वो भी कुछ कंडीशंस पर मिला है। इस दौरान तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन फादर चंद अब भी चुप बैठे रहे। अचानक तुम हल्के से हंस पड़े। तुम्हारी आवाज में खुला हुआ तिरस्कार सुनाई दे रहा था। जो चीजें मैं थोड़ी देर के लिए दूसरों के हाथ में छोड़ देता हूँ, उन्हें कोई और छुए, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। तुम्हारी नजरें सीधी चुन हुआंग की आंखों में जा धंसी। इस 1 महीने में अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को छूने की कोशिश की या मेरी पीठ पीछे कोई चाल चली तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। पूरे हॉल में एक ठंडी किलिंग इंटेंट फैल गई, लेकिन चुन हुआंग बिना घबराए बोला, मेरा काम सिर्फ चुन फैमिली के हितों की रक्षा करना है और कुछ नहीं। अगले दिन मिशन शुरू हुए पूरे 23 घंटे 55 मिनट हो चुके थे। तभी अचानक एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ गया। ये सिस्टम की तरफ से वार्निंग थी, मिशन में टाइम वेस्ट करने की छोटी सी सजा। तुम बस हल्का सा हंसे। लगता है हायर डायमेंशन वाले भी अब अपना धैर्य खोने लगे हैं। तुमने उस दर्द को पूरी तरह इग्नोर किया और आराम से मॉरिस एकेडमी के मेन गेट से अंदर चले गए। स्टूडेंट चनफान, पीछे से एक ठंडी और साफ आवाज आई। आसपास का शोर अचानक थम गया। तुम रुके और धीरे धीरे पीछे मुड़े। भीड़ को चीरते हुए चू योयू तुम्हारी तरफ आ रहा था। एकेडमी की प्योर व्हाइट यूनिफॉर्म उसके ऊपर किसी रॉयल ड्रेस जैसी लग रही थी। उसकी हर चाल में एक पुराने नोबल फैमिली की गरिमा साफ दिखाई दे रही थी। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट चू आज खुद मिलने आए हैं, लगता है कोई जरूरी बात है। चू योयू के होंठों पर एक परफेक्ट लेकिन ठंडी स्माइल आई। कल तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्ट में मेरी काफी दिलचस्पी जगी। अगर तुम्हारे पास समय हो तो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में थोड़ी बात करना चाहूंगा। तुमने भी मुस्कुराकर मना करने जैसा दिखाया, लेकिन सबकी नजरों के बीच आखिर तुम उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल टावर तक चले गए। 3 साल पहले यही जगह तुम्हारे अधिकार का प्रतीक थी, लेकिन अब वही लग्जरी, वही पावर। फिर भी सब कुछ अजीब तरह से अनजान लग रहा था। ऑफिस में पहुंचते ही चू युयू बिना किसी भूमिका के बोला, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी रिपोर्ट चू फैमिली के कई सालों के प्रोजेक्ट के लिए क्या मायने रखती है। वो फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा था, फिर मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा। मैं चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट की बात यहीं खत्म हो जाए, इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा जाए। कुछ पल रुककर उसने कहा, इसके बदले मैं तुम्हारी एक शर्त मान सकता हूँ। उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास था जैसे हर सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो। तुम हल्का सा मुस्कुराए। प्रेसिडेंट चू का एक प्रॉमिस काफी महंगा लगता है। आखिर इसकी कीमत चू फैमिली के इतने बड़े प्रोजेक्ट के बराबर जो है। चू योयू की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो मन ही मन सोचने लगा कि तुम आखिर क्या मांगने वाले हो, लेकिन तभी तुम मुस्कुराए। मैं तुम्हारा सीक्रेट रख सकता हूँ। चू योयू ने सीधा पूछा, तो बदले में क्या चाहते हो? तुम थोड़ा आगे झुके। तुम्हारी मुस्कान में खुली चुनौती थी। मैं तुमसे एक बेट लगाना चाहता हूँ। अगले मिड टर्म एग्जाम में ग्रेड का फर्स्ट रैंक किसका होगा, इसी पर बेट। चू योयू की आंखों में हल्की सी लहर दौड़ी। तुमने आगे कहा, अगर तुम हार गए तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन मेरी होगी और तुम मेरे कंपेनियन बनोगे। ये सुनते ही चू योयू के दिल में घृणा और तिरस्कार उमड़ पड़ा। उसके लिए ये भी उन ट्रांसमिग्रेटर्स की तरह ही था जिन्हें सिर्फ उसका स्टेटस और बॉडी चाहिए था। सिस्टम नोटिफिकेशन, टारगेट चू योयू फेवरेबिलिटी -50। लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं बदली। तुमने चू योयू को सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे कोई बायर किसी कीमती सामान की क्वालिटी चेक कर रहा हो। उस नजर में ना प्यार था ना चाहत, सिर्फ ठंडी कैलकुलेशन थी, जैसे वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी हो। पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई। दोनों
दोनों की नजरें हवा में टकरा रही थी। काफी देर बाद चू योयू ने बेहद ठंडी आवाज में जवाब दिया। 5/5 चू योयू ने बेट मान ली, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो खुद को किसी सौदे की चीज समझता था। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। तुम नहीं जीत सकते, चाहे तुम्हारी टैलेंट अचानक वापस आ गई हो, लेकिन 3 साल का गैप सिर्फ आधे महीने में पूरा नहीं किया जा सकता। जिस पीक को तुम देख रहे हो वो मेरे लिए सिर्फ जर्नी का एक माइलस्टोन है, और जहां तक 3 साल तक छिपे रहने की बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 3 सालों में तुमने सिर्फ अपनी रेपुटेशन ही नहीं बल्कि चंद फैमिली का फ्यूचर भी दफना दिया है। इतनी बड़ी कीमत सिर्फ डोरमेंसी के लिए देना बेहद बेवकूफी है। फिर उसने ठंडी नजरों से तुम्हें देखा। अगर तुम हार गए तो उसकी एमेथिस्ट आइज बिल्कुल शिकार पर नजर गड़ाए बाज जैसी थी। तुम हल्का सा मुस्कुराए। अगर मैं हार गया तो ये रिपोर्ट कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। मैं चू फैमिली के मर्जर प्लान में दोबारा कभी दखल नहीं दूंगा। हमेशा के लिए मॉरिस एकेडमी छोड़ दूंगा और 8 मेजर कंसोर्शियम्स की सक्सेसर लिस्ट में भी दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। चू योयू धीरे धीरे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई पूरी तरह तुम्हारे ऊपर पड़ रही थी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर तुम हार गए तो मॉरिस एकेडमी के सेंट्रल स्क्वायर में स्कूल मोटो के सामने, पूरे एकेडमी के सामने घुटनों पर बैठकर अपने पिछले 3 सालों की हर बेवकूफी कबूल करोगे। सबके सामने मानोगे कि तुम मुझसे बीमार हद तक ऑब्सेस्ड थे। उसके बाद हमेशा के लिए मॉरिस छोड़ दोगे, एशिया छोड़ दोगे और जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आओगे। तुम्हारी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उल्टा एक्साइटमेंट की वजह से तुम्हारे चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई थी। उसी पल दोनों के बीच एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इस गैम्बल में दांव पर सिर्फ जीत हार नहीं थी, बल्कि पावर, फैमिली का फ्यूचर, फ्रीडम और एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रॉफी भी थी। सिस्टम ने पूछा, तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। मेरे एनालिसिस के हिसाब से तुम्हारे पास उसे हराने के लिए पर्याप्त कैपिटल भी नहीं है। तुम हल्का सा हंसे। यही तो मजा है। बिना रिस्क वाला गैम्बल मुझे कभी पसंद नहीं आया। मिशन का 15 घंटे 43 मिनट पूरा होते ही सिस्टम की पनिशमेंट पहले से भी ज्यादा दर्दनाक हो गई। पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया। तुमने क्लासरूम की क्लॉक की तरफ देखा। स्कूल खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। अगर आज सू फैमिली नहीं पहुंचे तो अगला मिशन मुश्किल हो जाएगा। स्कूल के बाद तुम सीधे मॉरिस एकेडमी ईस्ट विंग डोम कॉन्सर्ट हॉल पहुंचे। यहाँ मौजूद था अगला टारगेट, सुनुन यंशु, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी सोल म्यूजिक को समर्पित कर दी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने पहले भी कहा था ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुमने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। तुम्हारी नजर पियानो पर बिखरे हुए पुराने म्यूजिक शीट्स पर पड़ी। हर जगह कटे हुए नोट्स, बार बार की गई करेक्शंस, गुस्से में मारे गए पेन मार्क्स और बेतरतीब स्क्रैचेस थे। तुमने आराम से कहा, मेजर 47 और मेजर 7th कोड को माइनर डोमिनेंट 7th में रिजॉल्व करने की कोशिश। इसे तुम 17 बार बदल चुके हो। होल टोन स्केल भी ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। बताओ इस मेलोडी में आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी उंगलियां हल्के से उसके कंधे को छू गई। सिस्टम नोटिफिकेशन, टारगेट सुनुन यंशु, इमोशनल फ्लक्चुएशन। 35 तुमने उसका नाम धीरे से पुकारा। सुनुन यंशु इस वक्त तुम्हारे अपने नाखून घुटनों में ढांसे हुए थे। शरीर दर्द से भर चुका था, लेकिन चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं था। तुमने उसका ठंडा हाथ धीरे से पकड़ लिया। म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे गेस करने दो, इस मेलोडी में फियर बह रहा है ना? ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर गिरे। फिर तुम उसके कान के पास झुके, या फिर ये लेपर्ड वुमन है। ये आखिरी 3 शब्द सुनते ही सुनून यंशु का पूरा शरीर कांप उठा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसकी रिस्ट मजबूती से पकड़ रखी थी। नहीं, वो नहीं। उसकी टूटी हुई आवाज किसी रोते हुए इंसान जैसी लग रही थी। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इस पियानो से नफरत करते हो, इन नोट्स से नफरत करते हो, सबसे ज्यादा म्यूजिक जीनियस कहलाने से नफरत करते हो। तुम्हारी नजर उसके कांपते हुए शरीर के पार उसकी सोल तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारी माँ वो सेंचुरी की सबसे बड़ी पियानो प्रोडिजी थी। तुमने म्यूजिक उसी की वजह से सीखा। जीनियस सन का क्राउन भी उसी ने दिया, लेकिन उसी की वजह से आज तुम्हें पियानो से नफरत है। यही वजह है कि ये कंपोजिशन तुम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। तुमने पियानो पर बिखरे हुए म्यूजिक शीट्स की तरफ देखा और धीमे से कहा, ये कोई सिम्फनी नहीं, बल्कि तुम्हारी मर चुकी सोल के नाम लिखा गया एक रिक्वियम है। सिस्टम नोटिफिकेशन, टारगेट सुनुन यंशु, इमोशनल फ्लक्चुएशन, 85 मिशन कंप्लीट, 6/6। सुनुन यंशु की दर्द भरी चीखें और सिस्टम की ठंडी मैकेनिकल वॉइस एक साथ गूंज उठी। आखिर पेन भी तो इमोशन का ही एक रूप है। वो शीट म्यूजिक उसकी मेंटर से जुड़ी आखिरी याद थी, उसकी आखिरी उम्मीद। लेकिन अगले ही पल तुमने उन पेजेस को अपने हाथों से बेरहमी से फाड़ दिया। पूरा कॉन्सर्ट हॉल एकदम शांत हो गया। सुनुन यंशु का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकली। उसकी नजर सिर्फ उस आखिरी फटे हुए पेज पर टिकी थी, जिसे तुमने अपनी उंगलियों में पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल टूटकर बिखर गई हो। तुमने ठंडी आवाज में कहा, अभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि मुझे यहीं टुकड़े टुकड़े कर दो? मेरे साथ इस शीट म्यूजिक को भी दफना दो। सुनुन यंशु के होंठ कांप रहे थे। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। वो मैडनेस से बस एक कदम दूर था। अगर तुमने एक और वार किया तो शायद वो सच में तुम्हें मार डालता, लेकिन तुम बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गए। सीधे स्टेज के बीच रखे उस पुराने स्टाइनवे ग्रैंड पियानो के सामने पहुंचे। तुमने धीरे से पियानो का लिड खोला। हर मूवमेंट इतनी ग्रेसफुल थी जैसे कोई स्टेज पर पर्दा उठा रहा हो। उसी पल सुनुन यंशु पागलों की तरह तुम्हारी तरफ झपटा। उसका हाथ सीधा तुम्हारी गर्दन की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके छूने से पहले ही तुम्हारी उंगलियां पियानो की कीज पर उतर गईं। एक अकेला नोट, इतना शुद्ध जैसे पहाड़ों पर पहली बर्फ पिघलने की आवाज। उस एक नोट ने पूरे कॉन्सर्ट हॉल को हिला दिया। सुनुन यंशु ऐसे पीछे लड़खड़ाया जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया
गया हो। उसके घुटने जोर से मार्बल फ्लोर पर जा लगे। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ शौक था। धीरे धीरे मेलोडी बहने लगी, गहरी, धीमी और ऐसी उदासी से भरी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। पुरानी यादें एक एक करके लौट आईं। वो सिर्फ 9 साल का था, अपनी जिंदगी का पहला पियानो कंपटीशन फाइनल और पहली हार। तेज बुखार की वजह से उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसने सिर्फ 3 गलत नोट्स बजाए थे, लेकिन उसके लिए वही उसकी सबसे बड़ी हार थी। उसे सिर्फ एक ही बात का डर था, माँ मुझसे निराश हो जाएंगी। तभी उसे हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। पियानो का लिड धीरे से खुला और वही मेलोडी धीरे धीरे बजने लगी। वो मेलोडी जिसने उसके फीवर, उसके डर और उसके दर्द को पहली बार शांत किया था। उस वक्त उसे याद भी नहीं था कि पियानो कौन बजा रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उस मेलोडी ने उसे एक ऐसी सिक्योरिटी दी थी जिसे वो फिर कभी ढूंढ नहीं पाया। सालों तक उसने उस ट्यून को दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। और आज वही मेलोडी तुम्हारी उंगलियों से फिर उसके सामने बह रही थी। तुमने पियानो बजाना बंद किया और ठंडी आवाज में कहा, ये मेलोडी तुम्हारी माँ ने उस बेड से पहले लिखी थी। जब से तुम्हें होश आया, तुम्हारी माँ पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे चमकती पियानो प्रोडिजी थी, लेकिन एक हाई स्टेक्स बेट हारने के बाद उन्हें हमेशा के लिए म्यूजिक वर्ल्ड छोड़ना पड़ा। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी सारी अधूरी एम्बिशन तुम्हारे ऊपर थोप दी। टैलेंट ब्लेसिंग नहीं रहा, कर्स बन गया। तुम उनका बेटा नहीं, बस उनके सपनों को पूरा करने का एक टूल बनकर रह गए। लेकिन वो एक समय तुम्हें वैसे भी प्यार करती थी, जब तुम हारते थे, बीमार पड़ते थे और डरते भी थे, सिर्फ जीनियस होने की वजह से नहीं। ये सुनते ही सुनून यंशु की आंखों से आंसू फूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से बना बांध एक ही पल में टूट गया हो। सिस्टम नोटिफिकेशन, टारगेट सुनून यंशु, इमोशनल फ्लक्चुएशन, 97 मिशन कंप्लीट। पियानो की आखिरी एको पूरे डोम में धीरे धीरे गुम हो गई। तुम बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ चल दिए। पीछे से सुनून यंशु की भारी आवाज आई, लेकिन तुम रुके नहीं। बस इतना कहा, उम्मीद है अगली बार मैं तुम्हारा असली रिक्विएम सुनूंगा। सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस फिर सुनाई दी, कांग्रेचुलेशंस, मिशन कंप्लीट। तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, थैंक्स। लेकिन सच कहूं, ये गला घुटने वाला एहसास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिस्टम बोला, रिवॉर्ड के तौर पर तुम मुझसे एक विश मांग सकते हो। उदाहरण के लिए, मैं मंथली एग्जाम में चीट करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने बिना सोचे जवाब दिया, जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज में मेरी मदद कर सकते हो। मेरी रिस्ट पर जो स्कार है उसे मिटा दो। वो स्कार महंगी दवाइयों से लगभग भर चुका था, लेकिन अब भी एक थोर्न टैटू की तरह दिखाई देता था। तुमने धीरे से अपनी रिस्ट को देखा। मैं चाहता हूँ जिन बेकार लोगों ने मेरे शरीर पर अपने निशान छोड़े थे, उनका आखिरी निशान भी हमेशा के लिए मिट जाए। कुछ सेकंड बाद तुम्हारी रिस्ट पर हल्की गर्माहट फैल गई और वो थोर्न स्कार धीरे धीरे पूरी तरह गायब हो गया। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। उसी समय स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में चुयूयू अपनी चेयर पर सीधा बैठा हुआ था। चुयूयू की उंगलियां ऑफिस डेस्क पर अनजाने में रिदम के साथ टैप कर रही थी। उसने बिना सिर उठाए कहा, मुझे चुनफन का डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड ला कर दो। पास खड़ा बिंग निंग कुछ पल के लिए रुक गया। उसने फाइल्स आगे बढ़ाई और शांत आवाज में पूछा, पिछले 3 सालों में उसने क्या क्या किया, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन अचानक उसकी इतनी चिंता क्यों? फिर उसने सीधा चू योयू की तरफ देखा। असल सवाल तो ये है, आपने उसके मामलों में इंटरेस्ट लेना कब शुरू किया? चू योयू ने उसकी ठंडी नजरों का सामना किया। कुछ पल बाद धीरे से बोला, शायद क्योंकि वो बदल गया है। बदल गया? बिंग निंग की आंखों में हल्की हैरानी उभरी। अगर हमेशा शांत रहने वाला चू योयू भी ये कह रहा है, तो इसका मतलब सच में कुछ बदल चुका था। लेकिन उसने उसके चेहरे पर और कुछ पढ़ने की कोशिश की, फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। उधर चन फैमिली की लाल स्पोर्ट्स कार मेन कोर्टयार्ड में आकर रुकी। तुम कार डोर से टिक कर खड़े थे और अपनी रिस्ट को हल्के से सहला रहे थे, जहां से अभी अभी वो पुराना स्कार मिटा था। दूसरी मंजिल की स्टडी में फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने चुन हुआंग चुपचाप खड़ा तुम्हें देख रहा था। तुमने भी ऊपर नजर उठाई, दोनों की नजरें मिली। तुम हल्का सा मुस्कुराए, फिर अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से गन का इशारा बनाकर उसकी तरफ इनविजिबल बुलेट चला दी। उसके बाद बिना एक पल रुके मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। उसी समय स्पाइरल स्टेयरकेस से हील की आवाज गूंजी। चुनहुआंग धीरे धीरे नीचे उतरकर तुम्हारे सामने आ गया। उसने अपनी वॉच देखी। स्कूल खत्म हुए 4 घंटे 28 मिनट हो चुके हैं। एकेडमी से यहाँ आने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते हैं। तुम 3.5 घंटे कहाँ थे? तुमने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। कब से? मुझे अपना स्केड्यूल तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ता है इतनी डिटेल में? चुनहुआंग ने बिना झिझके जवाब दिया, ये मेरी ड्यूटी है, ताकि तुम फिर किसी बेकार पर्सनल मैटर में पड़कर कोई फूलिश काम न कर बैठो। तुमने उसके शब्द दोहराए, पर्सनल मैटर, फूलिश एक्शन, फिर हल्का सा हंसे। उन ट्रांसमिग्रेटर्स ने जो तमाशे किए थे उनके लिए ये शब्द तो बहुत हल्के थे। तुम उसके पास से निकलते हुए रुके भी नहीं, बस ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक पुराने जान पहचान वाले की कब्र पर गया था। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ गए, लेकिन उसी पल चुनहुआंग की एम्बर आइज में पहली बार एक हल्की सी इमोशन चमकी। रात को स्टडी रूम में तुम रेयर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डेस्क पर बैठे थे। आज तुमने चुयोयू से बेट लगा दी थी और मंथली एग्जाम में अब सिर्फ 15 दिन बचे थे। तुम्हारे दिमाग में पिछले 3 सालों के उसके रिजल्ट्स घूम रहे थे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन तुम्हारे लिए पहले से मजबूत थी। चारों कॉन्टिनेंट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, आर्ट, ये सब तुम 18 साल की उम्र से पहले ही मास्टर कर चुके थे। 3 साल खोने के बावजूद इन सब्जेक्ट्स में तुम्हारी पकड़ अब भी नहीं टूटी थी। तुम्हें बस अपना नॉलेज फिर से ऑर्गेनाइज करना था। लेकिन 2 सब्जेक्ट्स सबसे मुश्किल थे, पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। पॉलिटिक्स में ब्लिस एकेडमी कभी भी रोट लर्निंग नहीं पूछती थी। वहां बदलती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती थी। जब तुम्हें उस वॉइड में घसीटा गया था, तब 8 मेजर कंसोर्शियम्स पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करते थे। पुरानी धौ रॉयल फैमिली 200 सालों से सत्ता में थी, लेकिन इन 3 सालों में नई पावर्स उभर चुकी थी। क्या रॉयल फैमिली अपना आखिरी संघर्ष कर रही थी, या कोई नया किंग सिंहासन पर बैठने वाला था? झिंगा और डॉ
की अलायंस क्या अब भी मजबूत थी, या उसे एक्सिस ए और एक्सिस बी ने अंदर ही अंदर तोड़ दिया था? इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं था, और यही सबसे बड़ा खतरा था। आंखों पर पट्टी बांधकर खाई के किनारे चलने जैसा। 8 पार्ट 8 फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी किसी युद्ध से कम नहीं था। 3 साल किसी भी जायंट कंपनी को गिराने और किसी अननोन कंपनी को टॉप पर पहुंचाने के लिए काफी होते हैं। तुम्हें पता लगाना था कि इन 3 सालों में कौन सी कंपनीज नई पावर बनकर उभरी, कौन सी हिडन थ्रेट बन गई, और कौन से पुराने फाइनेंशियल जायंट्स अब कोलैप्स होने की कगार पर थे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते थे। पूरे कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिचुएशन में आए 3 साल के बदलाव को सिर्फ 14 दिनों में समझना था। इस समय तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज थी टाइम। इसी वजह से तुमने मॉर्निंग की म्यूजिक एप्रिसिएशन क्लास भी स्किप कर दी। उसकी जगह तुम पूरे समय चंद फैमिली स्टडी में बैठकर पिछले 3 सालों की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। तुम्हारे लिए अब 1 मिनट बल्कि 1 सेकंड भी वेस्ट करना मना था। लेकिन जैसे ही तुम एकेडमी के सेंट्रल कोर्टयार्ड में पहुंचे, एक आदमी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। उसकी चेस्ट पर लगा सिल्वर बैज धूप में चमक रहा था। उसके हाथ में एक पतला सा डॉक्यूमेंट था। चेहरे पर प्रोफेशनल कामनेस थी, लेकिन आंखों के अंदर हल्की सी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। स्टूडेंट चुनफैन, आपकी कुल 50 एब्सेंस पूरी हो चुकी है। ये मिनिस्टर बिंग निंग की तरफ से जारी किया गया एक्सपल्सन नोटिस है। कृपया साइन कर दीजिए। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। एक्सपल्शन। तुमने हल्की मुस्कान के साथ वही शब्द दोहराया। तुम्हारी मुस्कान देखते ही सामने वाले की बनावटी शांति टूट गई। उसके कानों तक हल्की लालिमा फैल गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, मिनिस्टर चाहते हैं कि आप तुरंत उनके ऑफिस चलें। आगे की सारी फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी होंगी। तुमने नोटिस 2 उंगलियों से उठाया और मुस्कुराए। तो बिंग निंग ने शुरुआत ऐसे की है। इंटरेस्टिंग। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन स्टेज 2 मिशन एक्टिवेटेड। टारगेट बिंग निंग। रिक्वायर्ड फेवरेबिलिटी 30, टाइम लिमिट 72 आवर्स। तुम हल्का सा हंसे। चलो देखते हैं। कुछ देर बाद तुम सुपरविजन डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंच गए। सेक्रेटरी ने दरवाजा नॉक किया। अंदर बिंग निंग अपनी चेयर पर सीधा बैठा था। व्हाइट यूनिफॉर्म हमेशा की तरह एकदम साफ थी। चेस्ट पर लगा आइरिस बैज ठंडी चमक बिखेर रहा था। तुम्हें देखकर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। स्टूडेंट चून, साइन करने से पहले आपको नोटिस कंफर्म करना होगा। लेकिन तुम बैठे नहीं। तुमने नोटिस उठाकर सीधे उसके डेस्क पर रख दिया और धीरे से उसकी तरफ सरका दिया। डायरेक्टर, इतना बड़ा गिफ्ट थोड़ा अचानक नहीं है? बिंग निंग की नजर नोटिस पर गई। एकेडमी रूल नंबर 50, मैक्सिमम अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंसेस, ऑटोमेटिक एक्सपल्शन। उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी। मैं सिर्फ रूल्स फॉलो करता हूँ। कृपया साइन कर दीजिए। बाकी आर्काइव और डिपार्चर प्रोसीजर्स मैं खुद हैंडल कर लूंगा। उसने नोटिस के नीचे खाली जगह की तरफ इशारा किया। तुम हल्का सा मुस्कुराए। पास रखी कॉफी अभी भी गर्म थी। तुमने कप उठाया, धीरे से एक एसाइप लिया और आराम से बोले, बोरेट कॉफी बीन्स। उसमें बस 1 मिलीलीटर मेपल सिरप। सच में उसकी बिटर टेस्ट को और भी शार्प बना देता है। फिर तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुमने तो खुद कहा था तुम्हें ये टेस्ट सबसे ज्यादा नापसंद है। ये सुनते ही बिंग निंग का काम एक्सप्रेशन पहली बार टूट गया। उसने झटके से तुम्हारी रिस्ट पकड़ ली। उसकी पकड़ आयरन क्लैंप जैसी मजबूत थी। उसकी आंखों में एंगर, फियर, कंफ्यूजन और किसी दबे हुए इमोशन का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें ये कैसे पता? उसी पल ऑफिस का दरवाजा खुल गया। चू यूयू अंदर आया। उसकी नजर पहले बिखरे हुए फ्लोर पर गई, फिर बिंग निंग के चेहरे पर और आखिर में उसके हाथ पर, जो अब भी तुम्हारी रिस्ट को कसकर पकड़े हुए था। बिंग निंग ने पीछे मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन चू यूयू ने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। वो सीधे अंदर आया। उसकी नजर अब भी बिंग निंग के हाथ पर थी। फिर उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अभी इसे एक्सपेल मत करो। ये सुनते ही बिंग निंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गहरी सांस ली। उसकी नजर चाकू जैसी तेज हो गई। चू यूयू के होठों पर बेहद हल्की ठंडी मुस्कान आई। सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। उसकी आवाज में कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी ऑफिस के बाहर 2 हल्की नॉक की आवाज गूंजी और अगले ही पल एक परिचित आवाज सुनाई दी। यहाँ इतनी रौनक किस बात की है? दरवाजे पर सुनुन यंशु पूरी शांति और एलिगेंस के साथ खड़ा था, लेकिन उसे देखते ही बिंग निंग की भौहें और सिकुड़ गईं। उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी। तुम फिर सुपरविजन डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? इस समय वो किसी घिरे हुए जानवर की तरह था। सुनुन यंशु की नजर आखिरकार बिंग निंग के हाथ पर गई, जो अब तक तुम्हारी रिस्ट को कसकर पकड़े हुए था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने तुम्हारी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं इन्हें लेने आया हूँ। तुम हल्का सा मुस्कुराए। देखा मिनिस्टर बिंग, मैं सच में कोई ऐसी चींटी नहीं हूँ जिसे तुम्हारे रूल्स आसानी से बांध सके। इतना कहते ही बिंग निंग को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी पकड़ खोल रही हो। उसकी उंगलियां अपने आप ढीली पड़ गईं। तुमने आराम से अपनी रिस्ट झटक ली, जैसे बस धूल का एक कण हटाया हो। थैंक्स आप दोनों का। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर निकल गए। पीछे सिर्फ 3 अलग अलग सोच में डूबे लोग रह गए। कुछ देर बाद बिंग निंग ने थके हुए अंदाज में अपनी भौहें दबाई। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। चू यूयू कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आधे महीने बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। सॉरी, ये चू फैमिली का कोर सीक्रेट है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। बिंग निंग ने धीरे से दोहराया, चू फैमिली। ये 2 शब्द उसके दिमाग में लगातार घूमने लगे। फिर उसकी नजर दरवाजे से टिके खड़े सुनुन यंशु पर गई। और तुम मत कहना कि सू फैमिली भी इस सब में शामिल है। सुनुन यंशु ने शांत स्वर में सिर हिलाया। नहीं, इसका सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं। बस कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे उसी से चाहिए। वो मेलोडी जो सिर्फ मेरी धुंधली बचपन की यादों में थी। 8 साल का बच्चा उसे कभी नहीं जान सकता था। यही सवाल उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। आखिरकार बिंग निंग ने थके हुए हाथ से इशारा
इशारा किया, बस तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। दोनों बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते चू योयू ने बिंग निंग की तरफ एक गहरी नजर डाली। उस नजर में कई अनकहे मतलब छिपे थे। ऑफिस में अकेला रह गया बिंग निंग धीरे से चेयर पर बैठ गया। उसके दिमाग में बार बार वही कॉफी घूम रही थी, मलाकी आइलैंड कॉफी बीन्स, 1 मिलीलीटर मेपल सिरप। उसे इस कॉफी की सावर और बिटर टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी वो हमेशा यही कॉफी पीता था क्योंकि यही तुम्हारी फेवरेट कॉफी थी। उसके मन में एक नया सवाल उठा, क्या वो ट्रांसमिग्रेटर्स जो इतने साल तुम्हारे शरीर में रहे, उन्होंने उसकी हर आदत, हर पसंद इतनी बारीकी से स्टडी कर ली थी, या सचमुच तुम वापस आ चुके थे? उधर सिस्टम नोटिफिकेशन टारगेट बिंग निंग फेवरेबिलिटी -80 से -87 लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। सिस्टम ने पूछा, तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए? तुम हल्का सा मुस्कुराए। मुझे हैरान होना चाहिए? सिस्टम पहली बार थोड़ी तारीफ भरी आवाज में बोला, वेल डन। सिर्फ 2 दिनों में तुमने चुयुयू और सुनुन यिनशु दोनों को अपने लिए रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर दिया। शिकार को अपने पक्ष में करने की तुम्हारी क्षमता मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अगले दिन जैसे ही तुम क्लासरूम में दाखिल हुए, पूरा क्लास अचानक शांत हो गया। हर कोई तुम्हें ही देख रहा था। क्यूरियोसिटी, शॉक और ओने, हर तरह की नजरें तुम पर टिकी थी, लेकिन तुमने किसी की तरफ देखा तक नहीं। सीधे विंडो के पास अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। डेस्क पर एक सफेद इनविटेशन कार्ड रखा था। यंग मास्टर डू जिटिंग की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन, डेट जून 5, टाइम 7 PM, लोकेशन डू फैमिली मैनर, डू जिटिंग, डू फैमिली का हेयर, स्टूडेंट काउंसिल मिनिस्टर और 8 ग्रेट फैमिलीज के सबसे वर्सेटाइल सक्सेसर्स में से एक। पिछले 3 सालों में ट्रांसमाइग्रेटर्स का उससे कभी कोई खास कांटेक्ट नहीं हुआ था। डू फैमिली और चून फैमिली हमेशा एक तय दूरी बनाए रखते थे, ना दोस्त ना दुश्मन। तो फिर ये अचानक इनविटेशन क्यों? क्या उसने हवा का रुख बदलते हुए महसूस कर लिया था, या ये पहले से बिछाया गया कोई ट्रैप था? तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग, ये गेम अब और मजेदार होता जा रहा है। उसी समय सेकंड ईयर क्लास एस में किसी ने हैरानी से कहा, क्या तुम पागल हो? तुमने सच में चन फैन को बर्थडे इनविटेशन भेज दिया? दूसरा लड़का नाक सिकोड़ते हुए बोला, अगर वो पार्टी में आ गया और फिर से लुरुआन के पीछे भागने लगा तो पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। डूजिटिंग बस हल्का सा मुस्कुराया। ओल्ड 7th, इतनी जल्दी फैसला मत करो। पिछले 2 दिनों से एकेडमी में उसके बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। शायद हम दोस्त भी बन सकते हैं। आखिर वो भी 8 ग्रेट फैमिलीज में से एक फैमिली का हेयर है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। डूजिटिंग हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान जरा भी नहीं बदली, लेकिन उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। ये सिर्फ एक इनविटेशन है। किसी इंसान का फैसला करने से पहले उसे अपनी आंखों से देखना चाहिए। बस थोड़ा इंतजार करते हैं। अगले कुछ दिन तुमने अपना ज्यादातर समय मॉरिस एकेडमी लाइब्रेरी में बिताया। तुम्हारी उंगलियां पुरानी पीली पड़ चुकी किताबों के पन्ने पलट रही थी। उन पन्नों में सिर्फ नंबर्स नहीं थे, बल्कि पिछले 3 सालों में बदल चुकी पूरी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दुनिया छिपी हुई थी। रेयर बुक्स, सीक्रेट रिपोर्ट्स और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टोर नहीं किया गया था। तुम एक एक करके पढ़ रहे थे। खासकर एनर्जी पॉलिसी और कॉन्टिनेंटल फाइनेंस से जुड़े इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट्स तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थे। जरूरी जानकारी याद करते ही तुम किताब वापस उसकी जगह रखते और बिना कोई आवाज किए लाइब्रेरी से निकल जाते। उधर एकेडमी के मेन गेट पर छुट्टी के बाद भारी भीड़ लगी हुई थी। सबकी नजर एक लिमिटेड एडिशन सिल्वर सुपरकार पर टिकी थी। ड्राइवर सीट पर लूरुआन बैठी थी। उसके एक हाथ स्टीयरिंग पर था, जबकि दूसरे हाथ को एक ग्रीन हेयर वाला लड़का कसकर पकड़े हुए था। सिस्टर लू, मैंने क्या गलती की? मैं बदल जाऊंगा। आप जो कहेंगी वही करूंगा। प्लीज ब्रेकअप मत कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लूरुआन की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। छोड़ो मेरा हाथ, उसने ठंडी आवाज में कहा। लड़का कांप गया, लेकिन उसने पकड़ और कस दी। कल ही तो आपने कहा था कि मैं आपका फेवरेट हूँ। क्या इतनी जल्दी भूल गई? लूरुआन ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी पुराने खिलौने को देख रही हो। मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, उसने बिल्कुल सपाट आवाज में 3 सेकंड। हाथ छोड़ दो। आसपास खड़े स्टूडेंट्स बस चुपचाप तमाशा देख रहे थे। एकेडमी में सब जानते थे लूरुआन किसी भी हैंडसम लड़के को आसानी से रिजेक्ट नहीं करती थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी कभी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकती थी। फिर भी हर नया लड़का यही सोचता था कि शायद वही उसके लिए स्पेशल होगा। 3 सेकंड पूरे होने से पहले ही लड़के की हिम्मत टूट गई। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। अगले ही पल सिल्वर सुपरकार बिजली की तरह आगे निकली और कुछ ही सेकंड में सबकी नजरों से गायब हो गई। भीड़ भी धीरे धीरे छूट गई। दूर कॉरिडोर की शेडो में खड़े तुमने पूरा सीन चुपचाप देखा। पिछले 3 सालों में तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने वाले ट्रांसमिग्रेटर्स भी बिल्कुल इसी लड़के की तरह बन चुके थे। अपनी सारी डिग्निटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ खोकर लूरुआन जैसी औरतों के पीछे भागते रहे। तुमने शांत नजरों से उस दिशा की तरफ आखिरी बार देखा, फिर बिना किसी इमोशन के मुड़ गए। पुरानी बेइज्जती अब तुम्हारे अंदर जरा भी असर नहीं छोड़ती थी। सिर्फ तुम्हारी ठंडी नजर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अगले 2 दिनों तक तुम पूरी तरह मॉरिस एकेडमी से गायब रहे। तुमने खुद को फैमिली स्टडी रूम में बंद कर लिया। डेस्क पर रेयर बुक्स, पॉलिटिकल आर्काइव्स और फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट्स का ढेर लगा था। हर स्क्रीन पर अलग अलग इंफॉर्मेशन चल रही थी। तुम्हारे लिए अब एक एक मिनट भी बेहद कीमती था। लेकिन तुम्हारी इस अचानक गैर मौजूदगी ने एकेडमी में नए रूमर्स को जन्म दे दिया। विथड्रॉल नोटिस वाला मामला अचानक दब जाना सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुका था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ स्टूडेंट्स दावा कर रहे थे कि उन्होंने बिंग निंग और तुम्हें बेहद करीब देखा था। उनके हिसाब से तुम्हें मिला ये स्पेशल प्रिविलेज किसी सीक्रेट डील का रिजल्ट था। कुछ लोग इससे भी आगे निकल गए। उनका कहना था कि चुन फैमिली ने तुम्हें सक्सेसर लिस्ट से हमेशा के लिए निकाल दिया है। बस फैमिली की आखिरी इज्जत बचाने के लिए वो
ऑफिशियल एक्सपल्शन नहीं किया गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात सब जानते थे, मोरिस एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल की अथॉरिटी सबसे ऊपर थी। इसलिए चाहे तुम्हारे पीछे बिंग निंग हो, सुनुन यंशु या चू योयू, कोई भी खुलकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सब सिर्फ पीछे खड़े होकर जेलसी और सस्पिशन फैलाते रहे। आखिरकार 5 जून की रात आ गई। पूरा डू फैमिली मैनर रोशनी से जगमगा रहा था। लग्जरी कार्स लगातार मेन गेट से अंदर आ रही थी। आज सिर्फ डू जाइटिंग का अपडेट्स वो सिर्फ रैनी डंडाच कैसिड डेंग का बर्थडे नहीं था, ये उसकी सक्सेशन को पब्लिक सपोर्ट दिलाने का भी एक बड़ा मौका था। जैसे ही तुम मैनर के अंदर पहुंचे, डू जिटिंग खुद तुम्हारा स्वागत करने दौड़ कर आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह परफेक्ट स्माइल थी। यंग मास्टर चन, आप आए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। तुमने बिना कुछ कहे एक डीप रेड वेलवेट गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। हैप्पी बर्थडे। यही गिफ्ट बॉक्स का लिड खुला, अंदर रखा एमरल्ड ज्वेल्ड वॉच हल्की हरी चमक बिखेरने लगा। उसकी कीमत का अंदाजा सिर्फ एक नजर में लगाया जा सकता था। डू जिटिंग ने बॉक्स दोनों हाथों से लिया। उसकी आंखों में हैरानी और तारीफ की बिल्कुल सही मात्रा थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर चन, आपने तो बिल्कुल वही गिफ्ट चुना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इस शानदार गिफ्ट के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। तभी दूर से एक जोरदार इंजन रोर सुनाई दिया। डीप पर्पल और ब्लैक रंग की एक सुपर कार पूरे अहंकार के साथ ड्रिफ्ट मारते हुए कोर्टयार्ड के बीचों बीच आकर रुकी। एक पल में सबकी नजर उसी पर टिक गई। ऊपर की तरफ खुलने वाला डोर उठा और सबसे पहले लुरुन बाहर उतरी। उसने डार्क इवनिंग गोन पहन रखा था, लेकिन उसके अंदर का जंगली और बेकाबू स्वभाव जरा भी नहीं छिपा था। उसके पीछे पर्पल हेयर वाला एक हैंडसम लड़का उतरा। जैसे ही लुरुन की नजर डू जिटिंग के पास खड़े तुम पर पड़ी, उसके होंठों की स्माइल तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ कंटम्पट और डिगास्ट बचा था। उसने अपने नए मेल कंपेनियन की कमर में हाथ डाला और सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन आसपास मौजूद हर इंसान ने उसे साफ साफ सुन लिया। डू जिटिंग, तुम्हारी बर्थडे पार्टी की क्वालिटी तो काफी गिर गई है। अब तुम किसी भी ट्रैश को अंदर आने देने लगे हो। लगता है तुम्हारी आईसाइट भी खराब हो गई है। उसकी ठंडी नजर सीधे तुम पर टिक गई। उसी समय गोंगची मुस्कुराते हुए बोला, जाइटिंग अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कोई जरूरी काम है। डू जिटिंग ने अब भी अपनी परफेक्ट स्माइल बनाए रखी। उसने तुम्हारी तरफ हल्का सा माफी वाला इशारा किया। आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मेरे गेस्ट्स के सामने कोई सीन मत बनाइए। अंडरस्टूड। लुरुन ने बेहद लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन जैसे ही तुम वहां से मुड़कर जाने लगे, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आखिर तुम खेल क्या रहे हो? उसने व्यंग्य से कहा। चू योयू और सुनुन यंशु, तुमने उन दोनों घमंडी लोगों से भी अपने लिए बात करवा ली, लेकिन मैं उनके जैसी नहीं हूं। अपने गंदे इरादे मुझ पर आजमाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। तुमने बस एक बार उसकी तरफ देखा, ऐसे जैसे सामने कोई इंसान नहीं, सिर्फ रास्ते की धूल खड़ी हो। तुम्हारी आंखों की बेपरवाही उसकी हर बात से ज्यादा अपमानजनक थी। तुम बिना एक शब्द बोले, बिना रुके सीधे आगे बढ़ गए। लुरुन वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पूरी ताकत से पंच मारा हो और सामने सिर्फ हवा हो। ये दूसरी बार था जब तुमने उसे पूरी तरह इग्नोर किया था। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। उसी समय सिस्टम की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी। बिगनिंग फेवरेबिलिटी +3, मिशन रिमेनिंग टाइम 1 घंटा 32 मिनट। तभी पीछे से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। उस आवाज में झिझक भी थी और सालों पुरानी उम्मीद भी। तुम धीरे धीरे मुड़े। सामने बिंग निंग खड़ा था। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिनिस्टर बिंग, क्या कोइंसिडेंस है? आप भी फ्रेश एयर लेने आए हैं? लेकिन बिंग निंग ने तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक कदम आगे बढ़ा। अब तुम दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। मुझे याद है, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मेरे 10वें बर्थडे पर किसी ने पार्टी से चुपके से मुझे बाहर निकाला था और बैकयार्ड के स्विंग्स तक ले गया था। वो कुछ पल चुप रहा, हर शब्द जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से खोल रहा था। तुम्हारी उंगलियां जो वाइन ग्लास पकड़े हुए थी, अनजाने में हल्का सा कस गईं। बस इतना सा बदला। बिंग निंग के दिल में तूफान खड़ा करने के लिए काफी था। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो तुम थे, है ना? उसकी आंखों में सालों से दबा हुआ यकीन और इंतजार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शांत था। तुमने ठंडी आवाज में कहा, मिनिस्टर बिंग, क्या आपने ज्यादा पी ली है? कैसी बेकार बातें कर रहे हैं? तुमने जानबूझकर अपने इमोशन पूरी तरह छिपा लिए। बिंग निंग हल्का सा हंसा। उस हंसी में दर्द भी था और खुद पर तंज भी। अचानक उसने तुम्हारे हाथ से वाइन ग्लास छीन लिया और बची हुई रेड वाइन एक ही सांस में पी गया। थोड़ी सी वाइन उसके होंठों से नीचे बह गई। अल्कोहल का असर उसके चेहरे पर तुरंत दिखाई देने लगा। वो तुम्हें देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मैं सच में नशे में हूँ। इतना कहकर उसने तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। एक कदम, फिर दूसरा, और उसके ठीक पीछे स्विमिंग पूल का गहरा पानी चमक रहा था। बिंग निंग, तुम्हारी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। पहली बार तुम्हारी आवाज में साफ घबराहट थी, लेकिन बिंग निंग की आंखों में सिर्फ दर्द बचा था। ऐसा दर्द जैसे कोई पतंगा खुद आग में कूदने का फैसला कर चुका हो। बस बहुत हो गया, मैं अब और उस मॉन्स्टर को तुम्हारा चेहरा पहनकर घूमते हुए नहीं देख सकता। इतना कहकर वो अचानक पीछे की तरफ झुक गया। छपाक, पानी की एक बड़ी लहर उठी और उसका सफेद शरीर पल भर में स्विमिंग पूल के बर्फ जैसे ठंडे पानी में गायब हो गया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम अलर्ट, टारगेट बिंग निंग्स इमोशनल फ्लक्चुएशन इज राइजिंग रैपिडली, वार्निंग वैल्यू एबनॉर्मल। तुम पूल के किनारे खड़े रहे। तुम्हारा दिमाग साफ कह रहा था, ये सब बिंग निंग ने जानबूझकर किया है। वो अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें मजबूर कर रहा है। लेकिन अगले ही पल पानी के नीचे उसकी हलचल तेजी से कम होने लगी। शिट, तुमने बिना
1 सेकंड गंवाए पूल में छलांग लगा दी। ठंडा पानी पूरे शरीर में सुई की तरह चुभ गया। तुमने आंखें खोले रखी और पूरी ताकत से नीचे डूबते हुए बिंग निंग की तरफ तैरने लगे। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल चुकी हो। अल्कोहल और बर्फ जैसे ठंडे पानी ने उसकी आखिरी ताकत भी छीन ली थी। तुमने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। छपाक, दोनों पानी से बाहर निकले। बिंग निंग तुम्हारी बाहों में था। वो जोर जोर से खांस रहा था। सांस लेने की कोशिश में उसका सिर पीछे की तरफ झुक गया। उसी पल तुम्हारी नजर उसकी कॉलर बोन के पास बने एक हल्के से क्रेसेंट शेप स्कार पर जाकर रुक गई। पानी की बूंदों के बीच वो निशान साफ चमक रहा था। बिंग निंग ने भी तुम्हारी नजर महसूस कर ली। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, मैं बेट जीत गया। तुमने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा पूरी तरह भीग चुका था। हमेशा की तरह शांत दिखने वाला वो इंसान आज पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसकी लाल आंखों में सिर्फ एक चीज थी, वो खुशी जो किसी खोई हुई चीज को वापस पाने के बाद मिलती है। और उसी पल तुम्हारी यादें अचानक 10 साल पीछे चली गईं। उस दिन बिंग निंग का बर्थडे पार्टी था। पूरा बैंक्वेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक नजर पर उसने अपने पिता की वार्निंग तक इग्नोर कर दी। वो चुपके से तुम्हारे साथ बैकयार्ड में चला गया। उस छोटी सी आजादी की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। पार्टी खत्म होते ही बी फैमिली हेड उसे एंसेस्टर हॉल में घसीट कर ले गए। उसे पूरे 24 घंटे घुटनों के बल सजा दी गई। जब तुम्हें ये बात पता चली, जिंदगी में पहली बार तुम्हें गिल्ट महसूस हुआ। तुम तुरंत बी फैमिली पहुंच गए। लेकिन वहां तुमने सिर्फ इतना देखा कि बिंग निंग लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो मुश्किल से कुछ कदम चला और फिर सीधे स्विमिंग पूल में गिर गया। पानी की सतह पर बस कुछ बुलबुले उठे, फिर सब शांत हो गया। तुमने एक पल भी नहीं सोचा, सीधे पूल में छलांग लगा दी। बहुत मुश्किल से तुमने उसका डूबता हुआ शरीर पकड़ लिया। लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। उसमें कोई रिएक्शन नहीं था। मजबूरी में तुमने उसकी कॉलर बोन के पास जोर से काट लिया ताकि दर्द से उसे होश आ जाए। वही बाइट मार्क हमेशा के लिए उसकी स्किन पर रह गया। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। बिंग निनग फेवरेबिलिटी 85, मिशन कंप्लीट। मैकेनिकल वॉइस हमेशा की तरह शांत थी। बचपन से बिंग निनग हमेशा तुम्हारे पीछे चलता था। तुम्हारा हर एक्शन उसकी नजर में रहता था। धीरे धीरे तुमसे प्यार करना उसके लिए सबसे स्वाभाविक बात बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स बताई नहीं। उसे लगता था दूर से तुम्हें देख पाना ही उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। फिर 3 साल पहले सब कुछ बदल गया। एक तेज बुखार के बाद तुम बदल चुके थे। तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ बनावटी, कुछ गंदा, कुछ ऐसा जो असली तुम कभी नहीं हो सकते थे। उस रात तुम लड़खड़ाते हुए उसके कमरे में आए। पूरे शरीर से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। चेहरा लाल था, आंखें धुंधली थी। जैसे ही तुमने उसे देखा, तुम सीधे उसकी बाहों में गिर पड़े। निंग बिंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ। क्या तुम्हें पता है? उस पल बिंग निंग का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उसे लगा जिस खुशी का उसने सालों इंतजार किया वो आखिरकार उसके सामने आ गई है। उसने तुम्हें कसकर पकड़ लिया। तुम्हारे होंठ उसके बेहद करीब आ चुके थे। लेकिन ठीक उसी पल एक सस्ती, तेज और बेहद चुभने वाली परफ्यूम की स्मेल ने सब कुछ तोड़ दिया। वो स्मेल जिससे असली चुनफान हमेशा नफरत करता था। और तभी उसने साफ देखा कि तुम्हारा हाथ जो उसकी पीठ पर था, अपनी पुरानी आदत के मुताबिक माथे की तरफ नहीं बल्कि गाल रगड़ने की तरफ बढ़ रहा था। उसकी एक छोटी सी आदत थी। वो अनजाने में हमेशा अपने गाल को हल्के हल्के रगड़ता था। लेकिन उसके सामने खड़ा ये इंसान, उसकी नजरें, उसकी हरकतें और यहाँ तक कि उसके शरीर की खुशबू भी असली चुनफन जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल अलग था। अगले ही पल बिंग निंग ने पूरी ताकत से तुम्हें अपने से दूर धक्का दे दिया। तुम लड़खड़ा कर कई कदम पीछे हटे और ठंडी जमीन पर गिर पड़े। उस दिन के बाद बिंग निंग पूरी तरह बदल गया। उसने अपने चेहरे पर एक ठंडा मास्क पहन लिया और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसने उस इम्पोस्टर को देखा जिसने तुम्हारा शरीर छीन लिया था। उसने देखा कि कैसे वो चू योयू, लोरुआन और सुनुन यंशु के पीछे अपमानजनक तरीके से घूमता रहा। उसने देखा कि कैसे चुन फैमिली के हेयर का गर्व मिट्टी में मिल गया और धीरे धीरे हाई सोसाइटी का सबसे बड़ा मजाक बन गया। हर दिन उसके दिल में उस मॉन्स्टर के लिए नफरत बढ़ती गई। इसलिए उसने सबसे सख्त रूल्स लगाए, सबसे ठंडी नजर से उसे देखा। लेकिन कभी सच में उसे मोरिस एकेडमी से एक्सपेल नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसे यकीन था एक दिन असली चुनफैन जरूर वापस आएगा। और आज आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो चुका था। उधर स्विमिंग पूल में हुए हंगामे ने पूरे मैनर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चीखों की आवाज सुनते ही लोग दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में पूल के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। तुम पूरी तरह भीगे हुए थे और लगभग बेहोशी की हालत में थे। बिंग निंग तुम्हें सहारा देकर पूल से बाहर लाया था। उसका अपना चेहरा भी बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो इतनी बुरी तरह खांस रहा था कि मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि पूल में गिरने वाला इंसान तुम थे, पूरे माहौल में फुसफुसाहट फैल गई। फिर वही चुनफान इतनी बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा। पहले सिस्टर लू के पीछे पड़ा था, अब मिनिस्टर बिंग निंग को भी नहीं छोड़ा। जरूर इसने उन्हें हैरेस किया होगा, लड़ाई हुई होगी, तभी दोनों पूल में गिरे होंगे। बेचारे यंग मास्टर डो, इनकी बर्थडे पार्टी भी इस पागल ने खराब कर दी। हर नजर तुम्हें जहर की तरह चुभ रही थी। बिंग निंग अभी मुश्किल से होश में आया ही था। ये सब सुनकर उसने गुस्से में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी डूजिटिंग आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे तुम्हें सहारा दिया और सबकी नजरों के सामने तुम्हें वहां से बाहर ले गया, जैसे किसी सम्मानित गेस्ट को एस्कॉर्ट किया जाता है। भीड़ ने ये सीन देखकर फिर बातें बनानी शुरू कर दी। यंग मास्टर डू कितने अच्छे इंसान हैं, इतना सब होने के बाद भी गुस्सा नहीं हुए, उल्टा उसी लड़के की मदद कर रहे हैं। सच में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन बातों ने तुम्हारे खिलाफ फैली गलतफहमी को और बढ़ा देने लगी। दूसरी तरफ बिंग निंग सब कुछ सुन रहा था। उसका चेहरा इतना ठंडा हो चुका था जैसे किसी भी पल बर्फ बन जाएगा। दूसरी मंजिल के एक शांत
शानदार गेस्ट रूम में पहुंचकर डू जिटिंग ने धीरे से कहा, यंग मास्टर चून एक पल रुकिए। वो वॉक इन क्लोजेट की तरफ गया और कुछ देर बाद एक नया सूट लेकर वापस आया। उसने उसे बेड पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, ये नया सूट है, अभी तक मैंने इसे पहना भी नहीं है, मुझे लगता है इसका साइज आपको बिल्कुल फिट आएगा। फिर उसने तुम्हारे भीगे हुए कपड़ों की तरफ देखा, मैं इन्हें ड्राई करवाने भेज देता हूँ, तब तक आप ये बदल लीजिए। इतना कहकर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। बाहर कॉरिडोर में गोंगची पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। जाइटिंग, तुम उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? बाहर सब लोग क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है? सब कह रहे हैं कि उसने बिंग निंग को हरास किया और मजबूर होकर मिनिस्टर पूल में कूद गए। डू जिटिंग के चेहरे की हल्की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अच्छी बात इतनी आसान नहीं है। आई सॉ एवरीथिंग। गोंगची हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। डू जिटिंग की नजर गेस्ट रूम के बंद दरवाजे पर टिक गई। मैंने बिंग निंग की आंखें देखी थी, उनमें गुस्सा नहीं था, हैरेसमेंट का डर भी नहीं था, उनमें सिर्फ दर्द था, किसी खोई हुई चीज को वापस पाने की खुशी थी और ऐसा पछतावा जो इंसान की हड्डियों तक उतर जाता है। फिर उसने गोंगची की तरफ देखा, क्या तुम्हें सच में लगता है जिस इंसान को हरास किया गया वो पूल से बाहर आने के बाद ऐसी नजर से सामने वाले को देखेगा? गोंगची पूरी तरह चुप हो गया। उसे भी पूल के किनारे खड़े बिंग निंग की वो नजर याद आ गई। वो नजर किसी हैरेसर के लिए बिल्कुल नहीं थी, उसमें कुछ और ही था। डू जिटिंग की आंखें और गहरी हो गई। अगले ही पल उसने फिर से अपने चेहरे पर वही परफेक्ट जेंटल स्माइल पहन ली। चौधर डू जिटिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब चुन फैमिली का ये इल्डस्ट यंग मास्टर पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। इतना कहकर वो मुड़ा। चलो, बैंक्वेट अब भी खत्म नहीं हुआ है, असली फिनाले अभी बाकी है। कुछ देर बाद तुम नए कस्टम टक्सीडो पहनकर हॉल में वापस आए। काले आसमान जैसी गहरी ब्लैक ड्रेस पर व्हाइट डिजाइन ऐसे चमक रहा था जैसे रात के आसमान में तारे बिखरे हों। इस बार भी सबकी नजर तुम पर गई, लेकिन पहले जैसी हंसी नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी और अनसर्टेनिटी थी। उसी समय डू जिटिंग मैन स्टेज पर पहुंचा। स्पॉटलाइट सीधे उसके ऊपर आकर रुकी था। तभी फादर डू आगे आए और शांत आवाज में बोले, आज रात आप सभी का धन्यवाद जो मेरे बेटे डू जिटिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ आए। इसी मौके पर मैं ऑफिशियली ड्यू कॉर्पोरेशन के 30% शेयर्स अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करता हूँ। उम्मीद है आगे भी आप सभी उसे अपना सपोर्ट देंगे। पूरे हॉल में हलचल मच गई, जोरदार तालियां गूंज उठी। 30% शेयर्स सिर्फ बर्थडे गिफ्ट नहीं थे, बल्कि पूरे स्टेट ए के सामने डू फैमिली का ऑफिशियल डिक्लेरेशन था कि अब डू जाइटिंग उनका अगला सक्सेसर है। तालियां शांत भी नहीं हुई थी कि फादर डू ने फिर बोलना शुरू किया। इसी के साथ डू फैमिली और लू फैमिली एक और गुड न्यूज भी सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। सारी नजरें एक साथ लू रोन की तरफ मुड़ गईं। वो अपने नए मेल कंपेनियन के साथ खड़ी थी और लापरवाही से एक पर्पल गोल्ड लाइटर घुमा रही थी। दोनों फैमिलीज की सहमति से हमने तय किया है कि डू जिटिंग और लू रोन की एंगेजमेंट जल्द ही ऑफिशियली होगी। पूरा हॉल एक बार फिर शोर से भर गया। ये सिर्फ एंगेजमेंट नहीं थी, ये दो सबसे ताकतवर फैमिलीज का अलायंस था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अनाउंसमेंट सुनकर भी दोनों मेन कैरेक्टर्स के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। लू रोन ने बस हल्का सा सिर उठाया, फिर उसी लापरवाही से अपना लाइटर घुमाने लगी। उसके साथ खड़ा लड़का कुछ बोलकर मुस्कुराया और वो भी हल्का सा हंस दी, जैसे अब भी जिस एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई हो उसका उससे कोई लेना देना ही ना हो। दूसरी तरफ स्टेज पर खड़े डू जिटिंग के चेहरे पर भी वही परफेक्ट स्माइल थी। वो सबको शांति से थैंक्स कह रहा था, जैसे इतनी बड़ी अलायंस भी उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखती। हॉल में मौजूद सभी लोग जानते थे 8 ग्रेट फैमिलीज में मैरिज प्यार के लिए नहीं बल्कि इंटरेस्ट्स के लिए होती है। कुछ देर बाद फिर से कांग्रेचुलेशंस और अप्लॉज की आवाजें गूंजने लगी। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी, टारगेट लू रोन फेवरेबिलिटी +20, मिशन टाइम रिमेनिंग 7 डेज। तुम्हारी नजर सीधे लू रोन पर टिक गई। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुली हुई नफरत और ठंडी हिंसा साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसने भी तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारी वही ठंडी नजर फिर से उसके दिल में चुभ गई। फिर वही नजर, उसने मन ही मन दांत भींचे। बस रुको जरा। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उसके पास खड़ा मेल कंपेनियन भी उसके चेहरे का बदलता एक्सप्रेशन देखकर घबरा गया। लेकिन उससे पहले कि लू रुआन तुम्हारी तरफ बढ़ती, एक सफेद फिगर बीच में आकर खड़ा हो गया। वो बिंग निंग था। पूल में गिरने की वजह से उसका चेहरा अब भी हल्का सफेद था, लेकिन उसकी आंखों की धुंध पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उनमें सिर्फ गुस्सा था और तुम्हारी रक्षा करने की इंस्टिंक्ट। ये देखकर लू रुआन गुस्से में हंस पड़ी। वो धीरे धीरे बिंग निंग के बिल्कुल सामने आकर रुकी। दोनों के बीच इतनी कम दूरी थी कि पूल के पानी की ठंडी खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। उसने व्यंग्य से कहा, मिनिस्टर बिंग, लगता है पूल का पानी आपका दिमाग भी खराब कर गया। ऐसे ट्रैश की भी प्रोटेक्शन कर रहे हो। वो जानबूझकर कुछ पल रुकी, फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा और दोबारा बिंग निंग की आंखों में घूरते हुए बोली, या फिर एकेडमी में जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच है? मिनिस्टर बिंग, आपको दूसरों का फेंका हुआ ट्रैश उठाने का शौक है, या फिर अब भूल गए ये वही इंसान है जो हर लड़की के पीछे कुत्ते की तरह टेल हिलाता फिरता था? उसका हर शब्द बिंक निनक के पुराने जख्मों को फिर से खोल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो किसी भी पल अपना आपा खो सकता था, लेकिन तभी एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर आकर टिक गया। तुमने उसे हल्के से पीछे किया और खुद लू रुआन के सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारे चेहरे पर न गुस्सा था न शर्म, सिर्फ वही पुरानी ठंडी ऊपर से देखने वाली मुस्कान, जैसे सामने कोई इंसान नहीं, बस जोर जोर से भौंकता हुआ एक आवारा कुत्ता खड़ा हो। तुमने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अभी अभी तुम्हारी एंगेजमेंट की गुड न्यूज सबके सामने अनाउंस हुई है, तो क्या अब इसी खट्टे चेहरे के साथ यंग मास्टर डू की बर्थडे पार्टी भी खराब करने का इरादा है? उसी समय एक शांत लेकिन ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आवाज बिल्कुल बहते झरने जैसी थी, लेकिन उसके भीतर
ऐसा दबाव था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। डू जिटिंग अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसकी नजर लू रोन पर पड़ी तो उसकी आंखों की गर्माहट पूरी तरह गायब हो गई। उसने माइक्रोफोन उठाया और पूरे हॉल में साफ आवाज में कहा, प्लीज गाइड मी। ये सिर्फ बर्थडे होस्ट का अनुरोध नहीं था, बल्कि लू रुआन के लिए एक साफ वार्निंग भी थी कि वो यहीं रुक जाए। लू रुआन वहीं रुक गई। उसकी आंखें तुम्हें ऐसे घूर रही थीं जैसे तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। फिर उसने गुस्से से बिंगनिंग की तरफ देखा। आखिरकार उसने अपने अंदर उबल रहे गुस्से को दबा लिया और ठंडे चेहरे के साथ मुड़कर डू जिटिंग की तरफ चली गई। उसने उसका बढ़ा हुआ हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके पूरे शरीर में अब भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी बिंगनिंग ने धीरे से राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने फिर तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और तुम्हारे लिए गहरी चिंता भी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने बहुत इंपल्सिव काम किया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। लू रुआन कोई साधारण रिच गर्ल नहीं है। पिछले 3 सालों में लू फैमिली के दलदल से बाहर निकलने के लिए उसने ऐसे रदलस तरीके अपनाए हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने धीरे धीरे आगे कहा, लू फैमिली के पैट्रियार्क के अफेयर्स पूरे स्टेट ए में ओपन सीक्रेट है। उनके इतने इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं कि गिनना मुश्किल है। लू रुआन की माँ सिर्फ एक बेबस होस्टेस थी। उसने छिपकर उसे जन्म दिया और कई सालों तक किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसी समय स्पाइरल स्टेयरकेस पर खड़ी एक सफेद फिगर चुपचाप नीचे का पूरा सीन देख रही थी। उसके चेहरे की जेंटल स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह गंभीर एक्सप्रेशन आ गया। उसके पास खड़े युवक ने धीमी आवाज में कहा, काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। शायद ये भी मुझे उसके पीछे भागने पर मजबूर करने की एक ट्रिक है। लेकिन उस सफेद फिगर ने सिर हिलाया। उसकी नजर बहुत ठंडी थी। अगर ये एक्टिंग है तो उसकी एक्टिंग स्किल्स वाकई कमाल की है। फिर उसने शांत आवाज में कहा, अच्छी, चलो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ देर बाद तुम फ्रंट हॉल की भीड़ से दूर बैकयार्ड पूल के किनारे खड़े थे। हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। तुम चुपचाप आसमान में चमकते ठंडे चांद को देख रहे थे, जैसे आसपास की किसी भी चीज से तुम्हारा कोई लेना देना ही ना हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की धीमी आवाज आने लगी। सामने वाला जानबूझकर बहुत धीरे चल रहा था, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। बस ग्लास में बची रेड वाइन का आखिरी सिप लिया। रात की ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी खुशबू भी आई। अगले ही पल किसी ने तुम्हारी भीगी हुई रिस्ट पकड़ ली। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस हल्का सा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। सामने मौजूद लोगों की आंखों में भरी मैलिस पर तुम्हारी नजर घूमी, लेकिन तुम्हारी आंखों में न पैनिक था न ह्यूमिलिएशन, सिर्फ एक ठंडी थकान थी। जैसे ये पूरा ड्रामा तुम्हारे लिए चींटियों का झगड़ा हो। तुम्हारे होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से बेहतर तुम उन्हें अपनी ताकत से हमेशा के लिए चुप कराना पसंद करते थे। उसी समय किसी ने बहुत धीरे से एक सूट जैकेट तुम्हारे कंधों पर रख दी। तुमने मुड़कर देखा। डू जिटिंग कब तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया था तुम्हें पता ही नहीं चला। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह परफेक्ट कंसर्न था। बर्थडे पार्टी खराब होने का जरा भी गुस्सा उसके चेहरे पर नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर चन, आर यू ऑल राइट? आइए, मैं आपको ऊपर गेस्ट रूम तक ले चलता हूँ। पहले आप ड्राई क्लोथ्स बदल लीजिए। फिर उसकी नजर बिंग निंग पर गई, जो अब भी पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, बिंग निंग, वहाँ एक मेड आपका इंतजार कर रही है। पास खड़ी मेड तुरंत आगे बढ़ गई। इस बार तुमने भी बिना कुछ कहे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility.